डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे डोमिनेंस ऑफ इंसेक्ट्स और हमने इसके 2 पार्ट कवर किए हैं, जिनमें हमने कुछ फीचर्स पढ़े थे। वो फीचर्स पढ़े थे जो इंसेक्ट्स को इस काबिल बनाते हैं कि वो डोमिनेट कर सकें इस वर्ल्ड पे और अपनी ह्यूज नंबर को मेंटेन, सस्टेन और आगे फर्टाइल रिप्रोड्यूस कर सकें। तो पहले हम रिवाइज करते हैं कि हम कौन से फीचर्स पढ़ लिए थे और जो रिमेनिंग लास्ट पार्ट है, जो फीचर्स रह गए हैं, आज के लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे और ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो हमने जो फीचर्स पढ़े थे उनमें एक्सोस्केलेटन, स्मॉल साइज, क्विक स्पेसिएशन, हेक्सापोड लोकोमोशन, डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी, ये फीचर्स हमने पढ़ लिए थे और कंप्लीटली हमने डिटेल से इसको स्टडी किया था। तो इसलिए मजीद डिटेल को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 6th फीचर है फंक्शनल विंग्स। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इंसेक्ट्स के पास इतने मजबूत विंग्स हैं कि वो एक अच्छी ट्रेवलिंग कर सकते हैं। अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो उनके पास तो ग्रेट चांसेस ऑफ सर्वाइवल हैं और डिस्पर्सल ऑफ इंसेक्ट्स है। इसके साथ साथ वो अपने एनिमीज से बचकर फरार भी हो सकते हैं। तो हम इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाएंगे कि जब हम देखते हैं हाइव बी और हावर बी, हाक मॉथ, बटरफ्लाई, जब इनकी फ्लाइंग रेंज देखते हैं और उनकी एबिलिटी देखते हैं तो ये हमारे लिए वाकई सरप्राइज होता है कि जो हाइव बी, हनी बी भी कहते हैं जिसे, वो 9 किलोमीटर पर आवर ट्रेवलिंग कर सकता है, फ्लाई कर सकता है। हॉवर फ्लाई 12 किलोमीटर, हाक मॉथ 17 किलोमीटर एंड बटरफ्लाई 19 किलोमीटर पर आवर, अप टू 90 किलोमीटर पर आवर ट्रेवलिंग कर सकती है बटरफ्लाई। तो इस टॉपिक को पहले हम कवर करें, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे जो कि कंपाउंड आइज है। तो फंक्शनल विंग्स, द पावर ऑफ फ्लाइट ग्रेटली इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड डिस्पर्सल ऑफ इंसेक्ट्स। तो फ्लाइट फीचर, जो उड़ने की सलाहियत है, ताकत है इंसेक्ट्स के पास, वो इनको सरवाइव के चांसेस बढ़ा देती है और इंसेक्ट्स का जो डिस्पर्सल है इन नंबर्स, इन वैरायटी एंड इन होल वर्ल्ड इंक्रीज हो जाता है। तो फंक्शनल विंग्स, फंक्शन से निकला है, फंक्शंस मीन काम, एबिलिटी टू वर्क। फंक्शनल विंग्स इंक्रीज्ड द फीडिंग एंड ब्रीडिंग रेंज, क्योंकि ये फ्लाई कर सकते हैं इसलिए इनके पास खाने के लिए भी वैरायटी है और ब्रीडिंग रेंज भी काफी ज्यादा है। एंड प्रोवाइडेड अ न्यू मीन्स ऑफ इल्यूडिंग नेचुरल एनिमीज, और अपने दुश्मन से बचकर ये फरार भी हो सकते हैं इजीली। तो स्टर्डी विंग्स ऑफ लोकस्ट्स एंड सम बटरफ्लाइज एनेबल देम, कि मजबूत स्ट्रॉन्ग विंग्स जो इनके पर हैं लोकस्ट में और बटरफ्लाइज में, इनको इस काबिल बनाते हैं अंडरटेक इंटरकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन, के इवन ये नकल मकानी कर सकते हैं बरियाजम के दरमियान। एक बरियाजम से ये दूसरे बरियाजम भी ट्रेवलिंग कर सकते हैं, इतनी ज्यादा रेंज है इनकी। तो सब स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये बात पता है कि एज अ होल वर्ल्ड, इसमें हमारे पास जो ड्राई लैंड है वो 7 पार्ट में डिवाइडेड है, जिन्हें हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, बरियाजम भी कहते हैं। और हर बरियाजम इतना बड़ा है कि हम उसको एज अ होल एक कॉन्टिनेंट को स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हमें फिर उनको मजीद डिवाइड करना पड़ता है सब कॉन्टिनेंट्स में। तो यहाँ कॉन्टिनेंट की बात की गई है। तो ये जो इंसेक्ट्स हैं, इवन इंटर कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंट्स के दरमियान एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट भी ट्रेवल कर सकते हैं। The structural perfection of these wings can be gauged from the fact that, कि इनकी जो स्ट्रक्चरल परफेक्टनेस है इनके विंग्स की, इस चीज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाइव भी 9 किलोमीटर फ्लाई कर सकती है, हॉवर फ्लाई 12 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल कर सकती है, फ्लाई कर सकती है, हाक मॉथ 17 किलोमीटर एंड बटरफ्लाई अप टू 90 किलोमीटर पर आवर फ्लाई कर सकता है। तो ये इनका एक अच्छा फीचर है जो इनको इस काबिल बनाता है कि
एक बहुत अच्छी लाइफ ये जिए और अपनी जो स्ट्रेंथ है, तादाद है, वो भी बढ़ा सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास कंपाउंड आईज। तो कंपाउंड आईज जब हम देखते हैं तो इनके पास बड़ी आंखें तो है ही, उस आंखों के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है और ह्यूज इन नंबर है जो इनकी विजन को मजीद स्ट्रॉन्ग और डिटेक्शन को एक बेहतरीन एबिलिटी देता है, एक बहुत ही अच्छा फीचर प्रोवाइड करता है जिससे ये इजीली अपने एनिमी को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इससे मुतालिक पढ़ेंगे, आसान सा टॉपिक है। वन यूनिक फीचर ऑफ इंसेक्ट्स इज द पोजेशन ऑफ कंपाउंड आईज विच दे शेयर ओनली विद क्रस्टेशियंस। अब हमारे पास क्लास क्रस्टेशिया हमने पढ़ा था, तो उनमें ये कंपाउंड आईज होती हैं और ये इनका एक खास यूनिक फीचर है। The compound eye is made up of number of hexagonal transparent ommatidia or facets, each facet acting as an eye। तो हमारे पास कंपाउंड आई, एक बड़ी आई, उसके अंदर मजीद छोटे यूनिट्स ऐसे हैं जिसे हम फेसेट्स एक्टिंग एज एन आई भी कह रहे हैं, ओमिटीडिया भी कह रहे हैं। ये दरअसल तमाम नंबर्स नीचे दिए गए हैं, ये 100 से 1200 भी हो सकते हैं, 4000, 12,000, 17,000 एंड इवन 28,000 इन वन इंसेक्ट भी पॉसिबल है। तो ये एबिलिटी बढ़ाते हैं इंसेक्ट्स की देखने में और डिटेक्शन में। The overall effects of a large number of ommatidia is much better than the presence of a single pair of eyes। कि अगर हम लार्ज नंबर ऑफ ओमिटीडिया की बात करें तो वो सिंगल पेयर ऑफ आईज से बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। इसका मतलब कि डिटेक्शन और विजन की एबिलिटी इंसेक्ट्स की बहुत ज्यादा है। लेकिन ओमिटीडिया के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। ओमिटीडियम इज अ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, लिखा हुआ है ओमिटीडिया। क्या है ओमिटीडिया? each of the optical units that make up the compound eye of an insect। तो हम कह सकते हैं कि ओमिटीडिया, टीडियम only one is a unit that made up or make up the compound eye of an insect। जिस तरह हम कहते हैं कि cell is the structural and functional unit of life and neuron is structural and functional unit of nervous system and nephron is structural and functional unit of kidney। Similarly, ommatidium is the structural and functional unit of compound eye of an insect। तो हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। The overall effects of a large number of ommatidia is much better than the presence of a single pair of eyes। When an object moves, the insect is able to perceive the movements। कि एक इंसेक्ट अपनी टेरिटरी में बैठा हुआ है और अचानक से वो जानता है एक बात, उसके इल्म में आती है एक बात, द मूवमेंट, हरकत, के आसपास कोई हरकत हुई है, एंड फ्लाइज अवे इमीडिएटली। तो इंसेक्ट फौरन उड़ जाता है वहां से। क्यों? क्योंकि उसे अंदाजा हो जाता है कि वो खतरे में है। मोर ओवर इफ अ few ommatidia get injured, किसी भी वजह से अगर ommatidia कुछ इंजर्ड भी हो गए, the insect still continue to have the power of perception। तो हमारे पास the process of perceiving, कि अभी भी इंसेक्ट्स के पास डिटेक्शन की इतनी ताकत है, and does not become totally blind। फिर भी वो कंप्लीटली तौर पर ब्लाइंड नहीं होता, अंधा नहीं हो जाता। वो अपने कुछ ओमिटीडिया की हेल्प से भी अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है और डिटेक्शन कर सकता है और अपने एनिमी से बच सकता है। द नंबर ऑफ ओमेटिडिया मे बी as many as 100 to 1200 in ants and 4000 in housefly, 12,000 to 17,000 in lepidoptera and 10,000 to 28,000 in odonata। तो ये डिफरेंट बता दिया कि कंपाउंड आइंस जिनमें हैं उनमें ओमिटीडिया के नंबर्स कितने हैं।
तो हमारे पास हाउस फ्लाई, कभी आपने इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा हो कि आज से कई साल पहले यूनिवर्सिटी में जब हमने एंटोमोलॉजी स्टडी की थी तो हमने ये काफी सारे प्रैक्टिकल किए थे इस्लामिया यूनिवर्सिटी बाबुल मेन कैंपस, बगदादुल जदीद जूलॉजी डिपार्टमेंट के कैंपस में, लेबोरेटरी में। तो जब हम क्लियरली देखते हैं, तो मेरे पास अभी भी लैपटॉप में फोटोग्राफ्स पड़ी हैं, तो आपको दिखाएंगे कभी हम कि ओमिटिडिया इतने रिफाइन और क्लियर दिखाई देते हैं कि एक बार तो हम सरप्राइज हो जाते हैं कि इतने छोटे से इंसेक्ट्स में इतनी ज्यादा कुदरत। तो हम नेक्स्ट टॉपिक टाइटल की तरफ पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट फीचर है हमारे पास, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, ट्रैकियल सिस्टम है इनमें रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन को तो हमें पता है कि किसी भी एनिमल को जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है वो रेस्पिरेशन से ही होगी। तो इसमें भी रेस्पिरेशन के कंसेप्ट में जब हम जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन दो तरह की होती है। एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है और एक इंटरनल रेस्पिरेशन होती है, मीन सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। तो जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है उसमें किसी भी एनिमल का या किसी भी जानदार का ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर ले जाना, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। लेकिन ले जाने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का टूटना और उससे एटीपी का बनना, ये सेलुलर रेस्पिरेशन है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन आपने एफएससी फर्स्ट ईयर में बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर में पढ़ा है, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट होता है, क्रेब्स साइकिल होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। इसमें तमाम NADPH, FADH2 और ATPs बनते हैं। तो ये सारा आपको पता है। तो हम पढ़ते हैं कि ट्रैकियल सिस्टम सप्लाइज ऑक्सीजन डायरेक्टली। Tracheal system supplies oxygen directly to each and every cell of the body। तो ये हमारे लिए पढ़कर एक वाकई सरप्राइज है कि हम पढ़ेंगे कि इंसेक्ट्स में ब्लड का रोल नहीं है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में, बल्कि हर टिश्यू के पास ऑक्सीजन डायरेक्ट पहुंचती है इस ट्रैकियल ट्यूबुलर सिस्टम के तहत। तो जैसा कि पहले सेंटेंस में बता दिया, tracheal system supplies oxygen directly to each and every cell of the body। It has been made possible by investigation of a relatively enormous surface area permeable to both oxygen and water। कि जब हम इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि इनके पास enormous number of एरिया है, enormous surface एरिया है जो परमिएबल है वाटर के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी। और इनका जो ट्रैकियल सिस्टम है वो पूरी बॉडी में सस्पेंडेड है और इजीली बॉडी के तमाम पार्ट्स को ऑक्सीजन दे सकता है, इसलिए ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन यहां नहीं होती। इन दिस सिस्टम वाटर लॉस सो क्रिटिकल टू स्मॉल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो इनमें जो वाटर लॉस है, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स ज्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं, तो हमने साइंस की स्टडी में ये पढ़ा है कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो अपने वाटर को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं और बचते हैं कि एवेपोरेशन से ज्यादा वाटर लॉस ना हो सके और ऑर्गेनिज्म डेसिकेशन से बच सके। तो कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड बिकॉज contact with the external environment is only via the spericles। तो इंसेक्ट्स में एब्डोमेन में और कुछ थोरैक्स में ओपनिंग्स होती हैं, डायरेक्ट ओपनिंग्स होती हैं। ये माउथ के जरिए सांस नहीं लेते, तो इनमें डायरेक्ट ओपनिंग्स होती हैं। इन ओपनिंग्स को हम स्पेरिकल्स कहते हैं और यहां से ये सांस लेते हैं। इनके एब्डोमेन मसल्स जो डोर्सो वेंट्रल मसल्स हैं उनकी कंट्रैक्शन से और उनकी रिलैक्सेशन से ये सांस लेते हैं। और उसी के साथ ही आपको हम कुछ फोटोग्राफ्स दिखाते हैं। तो इनमें हम देख सकते हैं कि ट्रैकियल सिस्टम हमें क्लियर दिखाई दे रहा है और ये जो नोड्स नजर आ रहे हैं ये इनके स्पेरिकल्स हैं। तो हम स्पेरिकल्स को मजीद क्लोजली देख लेते हैं। तो ये हमारे पास ग्रास हॉपर है। तो इसमें आप देखें ये जो नजर आ रहे हैं ये हमारे पास स्पेरिकल्स हैं जो एब्डोमेन पर हैं। और यहाँ इसके साथ पिक में देखें कि हम एक इंसेक्ट देखते हैं तो इनके स्पेरिकल्स हमें नजर भी आ रहे हैं। तो इस तरह से ये स्पेरिकल्स होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हाइव बीज होती हैं वो दरअसल हमारी हनी बीज हैं।
और वो इस तरह की होती हैं। देन होवरफ्लाई की ये शेप होती है। और देन हाक मॉथ ये होता है। तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट बावलपुर और डिस्ट्रिक्ट नीमर खान में भी अवेलेबल है। जब भी हम मॉथ स्टडी करते हैं तो ये इजीली मिल जाते हैं। बटरफ्लाई हम सब ने देखी हुई है और बहुत आम इंसेक्ट है। तो इसके साथ हम देखते हैं FSC चैप्टर 13 फर्स्ट ईयर में रेस्पिरेशन इन कॉकरोच। उसमें इतना बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत ही एक कंक्लूडेड फॉर्म में दिया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि हमारे पास इंसेक्ट्स में 10 पेयर ऑफ स्पेरिकल्स होते हैं और ये लेटरल साइड पर होते हैं, थोरैक्स और एब्डोमेन की। तो 10 स्पेरिकल्स लेफ्ट साइड पर और 10 स्पेरिकल्स राइट साइड पर होते हैं। तो मैं सिर्फ इसका आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि इंसेक्ट्स जब सांस लेते हैं तो उनको इनहेलेशन करने के लिए, जब वो इनहेल कर रहे होते हैं, तो आपको पता है कि चाहे वो ह्यूमंस बॉडी हो चाहे वो इंसेक्ट्स हो, तो इनहेलिंग जो है उसमें सिर्फ कुछ बॉडी पार्ट हेल्प करते हैं। दरअसल कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता कि ऑटोमेटिकली जो फोर्सफुली एयर को इन करे। दरअसल ये एक एयर प्रेशर होता है, ग्रेडियंट होता है कि हमारी बॉडी में जो एयर प्रेशर है वो लेस होता है और एयर में हमारे इर्द गिर्द ज्यादा होता है। तो हम जब हमारा डायफ्राम और रिब्स जो है वो हमारे लंग्स को रिलैक्स करते हैं तो एयर हमारे जो है ना बॉडी के अंदर चली जाती है और इस तरह हमारी रेस्पिरेशन होती है। तो इंसेक्ट्स में भी ऐसे है, जब वो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, तो उनके जो एंटीरियर, लफ्ज गौर से सुने, एंटीरियर 4 पेयर्स, 4 ऑन लेफ्ट 4 ऑन राइट, ओपन होते हैं और एयर बॉडी के अंदर चली जाती है। और जब वो एक्सहेलेशन करने लगते हैं तो उनके जो 4 एंटीरियर्स पेयर्स ऑफ स्पेरिकल्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं और एब्डोमेन पर जो 6 पेयर्स ऑफ स्पेरिकल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और एक्सहेलेशन हो जाती है और इस तरह इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन हो जाती है। तो उसके बाद है हमारे पास डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, द फुल लाइफ हिस्ट्री ऑफ द होलोमेटाबोलस इंसेक्ट्स। तो इसमें वर्ड लिखा हुआ है होलोमेटाबोलस। होलो मींस कंप्लीट होता है। तो ऐसे इंसेक्ट्स कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिन इंसेक्ट्स में मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट होती है उन्हें हम होलोमेटाबोलस इंसेक्ट्स कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ 4 वेल डिफाइंड स्टेजेस। तो इनमें 4 स्टेजेस होती हैं जी। नंबर 1 द एग, किसी भी इंसेक्ट का एग, देन लार्वा, द प्यूपा एंड द एडल्ट। तो जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि दरअसल इन 4 स्टेजेस में से जो फीडिंग और एक्टिव स्टेज है वो 2 है, लार्वा स्टेज और एडल्ट स्टेज। तो इसके दरमियान एक और स्टेज भी आ गई जिसे हम प्यूपा कह रहे हैं। तो ये जो प्यूपा स्टेज है ये इनएक्टिव स्टेज है और इसके दौरान क्या होता है, इंसेक्ट्स को किसी फूड की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए हमारा जो फोकस है वो 2 स्टेजेस पर है और उसी का तस्करा होने वाला है। 2 of these stages mainly the feeding larval stage, second stage जैसे जो हम पढ़ रहे हैं, then ants, the reproductive adult stage are so different from each other। ये 2 स्टेजेस जो हमारी स्टडी का फोकस हैं, ये 2 स्टेजेस भी एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। नॉट ओनली इन स्ट्रक्चरल डिटेल, ना सिर्फ इनकी जो साख्त होती है वो मुख्तलिफ होती है, बट आल्सो इन रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, फूड की रिक्वायरमेंट पे भी डिफरेंट होते हैं। हैबिटेट और रहने की जगह के लिहाज से भी डिफरेंट होते हैं। दैट कंपटीशन बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग फॉर फूड, और इनका आपस में कंपटीशन अपने पेरेंट्स से या अपने बच्चों से फॉर फूड, खुराक के लिए, और शेल्टर या रहने के लिए, इज एलिमिनेटेड, टोटली अलग है। अब
वर्ड इलिमिनेटेड यहाँ कैसे ऐड करेंगे हम? तो ऊपर हमने कहा सेकंड लाइन में, टू ऑफ दीज स्टेजेस इज इलिमिनेटेड, दोनों अलग हैं किन एस्पेक्ट्स में? ये सारे एस्पेक्ट्स जो अभी हमने पढ़े। फर्दर बाय द इंटरपोलेशन, अब हम इल्हाक करवा रहे हैं। किन का करवा रहे हैं? हम कह रहे हैं इंटरपोलेशन बिटवीन, कि जो इल्हाक है इन दो स्टेजेस का, फीडिंग लार्वल स्टेज का और रिप्रोडक्टिव एडल्ट स्टेज का, किसके साथ इल्हाक? प्यूपा स्टेज के साथ। तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो टू स्टेजेस हैं, जो टू स्टेजेस लार्वल और एडल्ट हैं, वो डिफरेंट हैं प्यूपा से, और प्यूपा तो गैर मुतहर्रिक है, क्विसेंट है। तो हम वर्ड देख रहे थे interpolation between the larval and adult stages of। अब हम रिलेशन देख रहे हैं, वो रिलेशन देख रहे हैं किसका? इन टू स्टेजेस का। किस से? क्वेसेंट स्टेज ऑफ प्यूपा, गैर मुतहरिक स्टेज जो कि प्यूपा है, और वो क्या है? विद ग्रेट रेजिस्टेंस है, एंड प्रैक्टिकली नो फूड रिक्वायरमेंट, और उसकी फूड रिक्वायरमेंट भी कोई नहीं है। The two active stages are best fitted into different seasons, optimum for them। लिहाजा प्यूपा तो बाहर हो गया, उसका इल्हाक इससे हो ना हो मैटर नहीं करता, लेकिन वो होगा क्योंकि लार्वल स्टेज के बाद प्यूपल स्टेज आएगी, देन ही तो एडल्ट बनेगा और मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट होगी। तो हमारे पास लार्वल और एडल्ट स्टेजेस इंसेक्ट्स को काबिल बनाती हैं कि वो डिफरेंट सीजन में बेस्ट ग्रो करें, जो उनके लिए ऑप्टिमम है, उनके लिए बिल्कुल ठीक है। तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हैज एनेबल्ड इंसेक्ट्स टू कंबाइन द एडवांटेजेस ऑफ टू डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ। अब फायदा क्या होता है इन टू स्टेजेस का, लार्वल का और एडल्ट का? तो जब ये लाइफ की दो स्टेजेस, जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, गुजारते हैं, तो ये फायदे भी दोनों के उठा लेते हैं, और जो डिसएडवांटेजेस हैं वो दोनों के मिनिमाइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये टू डिफरेंट स्टेजेस एक लाइफ में पाकर तमाम एडवांटेजेस को गेन कर लेते हैं और डिसएडवांटेजेस को अवॉइड कर लेते हैं। Combines the advantages of two different ways of life at the same time, avoid many of the disadvantages of both। फायदे सारे ले लेते हैं, डिसएडवांटेज इन टू स्टेजेस की वजह से खत्म हो जाता है। देन दी वोरेसियस फीडिंग, हमारे पास वोरेसियस फीडिंग एंड डाइजेस्टिंग एबिलिटी ऑफ लार्वी हैव एनेबल्ड इंसेक्ट्स टू बी प्रोलिफिक रिप्रोड्यूसर्स। वर्ड हम देखते हैं वोरेसियस, तो इसका सिनोनिम है क्रेविंग, जैसा कि यहां आपको नजर भी आ रहा है कि वोरेसियस का सिनोनिम है क्रेविंग, आरजू करना। जो इनकी आरजू है फीडिंग की और इनकी डाइजेस्टिंग एबिलिटी है लार्वी में, वो इनको इस काबिल बनाता है कि वो फर्टाइल रिप्रोड्यूसर्स बने अगली नस्ल के लिए, और अपनी नस्ल को एक काबिल तारीफ वे में और एक ह्यूज नंबर में आगे बढ़ाएं। तो इनकी एबिलिटी ये होती है, एबिलिटी हो जाती है, और इस तरह ये फीचर्स इंसेक्ट्स की डोमिनेंस में रोल प्ले कर रहे हैं। तो नेक्स्ट, केमिकल कम्युनिकेशन। अब देखें, एज अ ह्यूमंस हमारे पास तो टंग है बोलने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कान भी है सुनने के लिए। तो इंसेक्ट्स के पास क्या टंग है? कभी इंसेक्ट्स को हमने बात करते सुना है? पॉसिबल है कि हमने एनिमेशन मूवीज में उनको बात करने जरूर सुना हो, लेकिन रियल लाइफ में उनके पास टंग नहीं है। लेकिन क्या वो एक दूसरे से बात नहीं करते? तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हाँ, वो तो एक दूसरे से बात करते हैं तो कैसे करते हैं? दरअसल उनमें फेरोमोन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जो उनमें आपस में जो है केमिकल डिटेक्शन, रिसेप्शन
और इस तरह का वर्क करते हैं और उनकी आपस में कम्युनिकेशन होती है। स्मॉल साइज ऑफ इंसेक्ट्स लिमिट्स देयर एबिलिटी टू लोकेट फूड्स। तो स्मॉल साइज जो इंसेक्ट्स का है वो महदूद कर देता है एबिलिटी इंसेक्ट्स की, किन चीजों में? टू लोकेट फूड्स, कि वो अपनी फूड की तलाश करें, एक महदूद वे में ये कर सकते हैं। सेक्सुअल पार्टनर्स, अवॉइड डेंजर, कि ये अपना जिनसी पार्टनर ढूंढें, अवॉइड करें डेंजर से, खतरे से दूर जाएं। थ्रू विजुअल एंड टेक्टाइल स्टिमुलाई, तो दो ही वे हैं, या तो सेंस करे या देखे। बट डिजलिंग वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स बिहेवियर, एडमिरेबल, काबिल तारीफ जो अकसाम है इंसेक्ट्स के बिहेवियर की, किस्म की, इज इलिसिटेड इन रिस्पॉन्स टू माइन्यूट अमाउंट ऑफ केमिकल्स। तो आश्कार है, ये आश्कार है माइन्यूट अमाउंट ऑफ केमिकल्स से, जो देन emanating from their conspecifics। तो वर्ड्स emanating, खारिज होना, ये जो केमिकल्स खारिज होते हैं इससे वो डिटेक्ट कर लेते हैं अपने हम जीनस, वर्ड लिखा हुआ है, कॉन्स्पेसिफिक्स, अदर एनिमल्स, प्लांट्स एंड इवन डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो अगर वो पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो हम जीनस पार्टनर केमिकल्स की डिटेक्शन से वो ढूंढ लेंगे। अदरवाइज अगर वो दूसरे एनिमल्स की सर्च कर रहे हैं, प्लांट की सर्च कर रहे हैं, या डेड ऑर्गेनिक मैटर की सर्च कर रहे हैं, तो वो इन्हीं केमिकल्स की रिसेप्शन से, परसेप्शन से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो पॉइंट के लिए मैंने रेड डॉट लगाया इसमें, फिरोमोन्स आर यूटिलाइज्ड बाय इंसेक्ट्स। तो दरअसल वो केमिकल फिरोमोन्स हैं और अलीलो केमिकल्स हैं। फिरोमोन्स आर utilized by insects for sexual attraction, alarm, aggregation, caste determination and a variety of other functions। तो जब भी पीपीएससी का लेक्चरशिप ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी का एग्जाम होता है तो उसमें ऑलमोस्ट 80% चांसेस हैं कि हर टेस्ट में वर्ड फिरोमोन्स का तस्करा जरूर आता है और कोर्टशिप बिहेवियर का तस्करा भी जरूर आता है। तो इस वर्ड से हमें अवेयर होना चाहिए कि फिरोमोन्स आर यूटिलाइज्ड बाय इंसेक्ट्स फॉर सेक्सुअल अट्रैक्शन, अलार्म, एग्रीगेशन, कास्ट डिटर्मिनेशन। कास्ट डिटर्मिनेशन कैसे? एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट हमने ये बात पढ़ी है कि जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो सिमिलर स्पीशीज में बनते हैं। तो जाहिर है कि इंसेक्ट्स को पहले अपनी ही स्पीशी का पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, देन ही वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं और देन आगे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो सकता है। On the other hand, allelochemicals provide information regarding host plants, prey, natural enemies। तो इनमें केमिकल की दूसरी टाइप है जिसे एलिलोकेमिकल्स कहते हैं। इससे ये क्या इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं? अपने होस्ट प्लांट की इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, अपने शिकार की इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और अपने कुदरती दुश्मन की इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। इसके साथ साथ suitability of a habitat for foods and oviposition। इसके साथ साथ लाजमी है कि वो ये भी डिटेक्ट करें कि जो हैबिटेट वो सिलेक्ट कर रहे हैं वहां उनको खुराक मिलेगी और क्या वो वहां जिंदगी बसर कर सकते हैं, एटसेट्रा। द sensitivity of insects to communication chemicals can be judged from the fact that हम इनकी जो सेंसिटिविटी है कम्युनिकेशन बाय केमिकल्स, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि from the fact that their antennal receptors have been shown to respond to even a single molecule of a sex pheromone। तो इनके जो एंटीनी रिसेप्टर्स हैं वो इतने एक्टिव हैं कि अगर इनको सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ फेरोमोन भी आसपास जो है ना इनको प्रोवाइड किया जाए तो ये उसको भी डिटेक्ट कर लेते हैं। ये इतने पावरफुल हैं अपनी केमिकल कम्युनिकेशन में। तो यही वजह है कि ये फीचर भी इंसेक्ट्स को काबिल बनाता है कि वो ना सिर्फ बाकी फैक्टर्स से कम्बैट करे बल्कि अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए अपने ऑर्गेनिजम्स के दरमियान कम्युनिकेशन भी कर सकता है, डिटेक्शन भी कर सकता है और फ्लाई अवे भी हो सकता है और वो
उड़ के इधर उधर हो सकता है ताकि अपने एनिमी से बच जाए। तो इनमें फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस क्या हैं? तो इनकी जब हम फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस की बात करते हैं तो पहली बात, जैसे कि हमने पहले पढ़ी, कि जितने भी टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स या ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको शॉर्टेज ऑफ वाटर का सबसे बड़ा मसला होता है। यही वजह है कि ऑस्मो रेगुलेशन की जाती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं और कुछ कन्फॉर्मर्स होते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स जो अपनी बॉडी का इंटरनल कंडीशंस मेंटेन करते हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं, और जो मेंटेन नहीं कर पाते हथियार डाल देते हैं और खुद को माहौल के मुताबिक ढाल लेते हैं, उन्हें ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहते हैं। तो ये सिंपल इंसेक्ट्स की बात हो रही है, तो यहाँ हम इतना डीप नहीं जाएंगे। टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स फेस अ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, उनको पानी के लॉस का खतरा है। पॉइंट 1 हो गया, हमने वजह बता दी। फिर हम कहते हैं excretion in the form of ammonia urea requires enormous quantity of water for elimination from the body। ये तो हमारा पहले से कंसेप्ट है कि हमारे पास जो अमोनिया का 1 ग्राम है उसे बॉडी से, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से रिमूव करने के लिए 500 ml वाटर चाहिए। ओनली 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए। इसी तरह यूरिया, हमें 1 ग्राम यूरिया को बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए 100 ml वाटर चाहिए, या हमें 50 ml वाटर चाहिए। तो इसी तरह, लेकिन यूरिक एसिड हमारे पास वो फॉर्म है एक्सक्रीशन की जिसमें हमें 1 ग्राम यूरिक एसिड को बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए ओनली 1 ml वाटर रिक्वायर होता है। तो जिन ऑर्गेनिज्म में ये है वो जो है वो बेस्ट अडॉप्टेड है और वाटर लॉस नहीं होता उनमें। तो पहले हमने कॉमन बात कर दी कि हमारे पास अमोनिया और यूरिया को बॉडी से निकालने के लिए एनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए, लेकिन इंसेक्ट्स में ये अडाप्टेशन है कि वो अमोनिया यूरिया को कन्वर्ट कर देते हैं यूरिक एसिड में। These insects have developed the ability to excrete in the form of uric acid, which is insoluble in water। जो वाटर में insoluble है, ये हाईलाइट है, इसको अंडरलाइन कर लें। आपका बेस्ट एमसीक्यूज है कि यूरिक एसिड पानी में सॉल्युबल है। अगर है तो हमने हमेशा के लिए अपने किसी भी टेस्ट का 1 नंबर गवा दिया। तो हमें पता होना चाहिए कि यूरिक एसिड इनसॉल्युबल है वाटर में एंड एलिमिनेटेड इन दिस सॉलिड फॉर्म, और यूरिक एसिड हमेशा सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। दस यूरिक एसिड हेल्प्स टू कंजर्व वाटर। तो इंसेक्ट्स में जो यूरिक एसिड की बॉडी से एक्सक्रीशन है वो इंसेक्ट्स की बॉडी में जो वाटर है उसको कंजर्व करने का बेहतरीन वे है। तो इसी तरह सेकंड फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन में अब हम माइनर अडॉप्टेशंस पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ा कि वाटर लॉस से इंसेक्ट्स कैसे बचते हैं, उसके साथ एक नया फीचर जिसे डायापोज भी कहते हैं, डायापास भी कह सकते हैं, इज एन अदर enormously valuable adaptations to fluctuating environmental conditions। के हमारे पास वर्ड देखें, आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ है पीरियड ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, के इंसेक्ट्स जब देखते हैं कि माहौल उनकी डेवलपमेंट के लिए फेवरेबल नहीं है, जब माहौल उनके लिए फेवरेबल नहीं है तो उनमें कुछ वक्त के लिए जो डेवलपमेंट की फेजेस हैं और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं तमाम सस्पेंड हो जाती हैं और वो डोरमेंट हो जाते हैं और वेट करते हैं कि उनकी जो फेवरेबल कंडीशन है वो कब आएगी। जब आएगी तो वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। इसको हमारे पास डायपोज कहते हैं। डायपोज इज एन अदर इनॉर्मसली वैल्यूएबल अडॉप्टेशन to fluctuating environmental conditions। Physiological changes occur prior to onset of diapause। कि जब इस डायपोज ने इंप्लीमेंट होना है उससे पहले फिजियोलॉजिकल चेंजेस कुछ होती हैं फंक्शंस और बॉडी के इंटरनल फंक्शंस में, और उसकी जो बॉडी है उसमें चेंजेस होती हैं। क्यों होती हैं? आर यूजफुल फॉर टाइडिंग, इतला के लिए। ओवर अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन चेंजेस आती हैं और वो उसको डिटेक्ट करते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन आने वाली है, खुद को ऐसे तैयार कर लो कि बस डायपोज इंप्लीमेंट होना है। जैसे अलार्मिंग और हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे हम हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो उसमें जो वार का अलार्म होता है और फिर हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी तरह इंसेक्ट्स में भी पहले जो है ना डायपोज होने से पहले उनमें
जो है चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, ताकि वो अपनी जो डायपोज की कंडीशन है उसमें ठीक भी रह सके और बाद में एक्टिव भी हो सके। तो हमारे पास थर्ड माइनर एडाप्टेशंस उसके बारे में आने लगे हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जितने भी प्लांट्स हैं उनकी भी नेचुरल अडाप्टेशंस है कि वो इंसेक्ट से और पैथोजेंस से और पेस्ट से बचने के लिए अपने ऊपर तरह तरह के जो है वो लिपिड्स लेयर्स बनाते हैं, और एपिडर्मिस पर जो क्यूटिकल होती है, तो तमाम चीजें होती हैं। लेकिन इंसेक्ट्स इतने अडॉप्टेड हैं कि उसकी भी परवाह नहीं है इनको, और ये सरवाइव कर जाते हैं, और इनमें डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म्स भी हैं। तो इसी तरह हम इसको पढ़ लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिपेलेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि ये पौधों में है। पौधों में क्या क्या है? उनके पास लार्ज नंबर ऑफ रिपेलेंट्स हैं, एंटीफिडेंट्स हैं कि वो इंसेक्ट्स को खुद को ना खाने दें, टॉक्सिकेंट्स हैं, जहर हैं कि इंसेक्ट्स अगर पौधों को खाने आए तो वो मर जाएं, देन डेवलपमेंट डिसरप्टर्स हैं, डेवलपमेंटल डिसरप्टर्स हैं कि नशो नुमा को रोकने वाले केमिकल्स भी हैं पौधों के पास, एंड मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स। लव्स इनहिबिटर्स आपने फर्स्ट एज चैप्टर 3 में पढ़ा था, एंजाइम इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर्स कहते हैं रोकने वाले को, रोकने वाले को, कि प्लांट्स के पास ऐसे केमिकल्स हैं जो इंसेक्ट्स के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रोक सकते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स इन प्लांट्स। तो इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर, बावजूद इसके कि पौधों के पास हैं रिपेलेंट्स हैं, एंटीफिडेंट्स हैं, टॉक्सिकेंट्स हैं, डेवलपमेंटल डिसरप्टर्स हैं, मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स हैं इन प्लांट्स, पौधों में। अब देखें उसके बाद कॉमा है, देन नई बात शुरू है, इंसेक्ट्स आर एबल टू सर्वाइव। लेकिन पौधों में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इंसेक्ट्स सर्वाइव कर जाते हैं, एंड मल्टीप्लाई ऑन दीज प्लांट्स, और इन्हीं प्लांट्स को यूज करके इसी पर मल्टीप्लाई होकर अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। ऐसा क्यों है? दिस इज ड्यू टू डिफरेंट, तो इंसेक्ट्स में क्या ऐसे फीचर्स हैं? एस्केप एंड डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म्स डेवलप्ड बाय इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म्स हैं और एस्केप्स मैकेनिज्म्स हैं जो इनको प्लांट्स की इन तमाम फीचर्स से भी बालातर करके वहां पर जिंदा रहने के काबिल बनाते हैं। तो सरप्राइजिंगली इसी तरह ये हमारे लिए हैरान कुन है, इवन प्लांट्स जिसमें हमारे पास आया हुआ है दैट इज क्रिसैंथेमम, डिरेस, निकोटिएना, देन इज आजादी राक्टा, मीलिया एटसेट्रा। ये हमारे पास डिफरेंट प्लांट्स हैं। तो हाईली कंटेनिंग हाईली टॉक्सिक केमिकल्स, तो इन प्लांट्स में जिनका नाम बताया गया है ये हमारे लिए सरप्राइजिंग है, हैरान कुन है कि ये पौधे जिनका नाम अभी हमने पढ़ा इनमें हाईली टॉक्सिक केमिकल्स हैं, are utilized as host plant by the various insects, कि इनमें हमारे पास टॉक्सिक केमिकल्स हैं और उन्हीं केमिकल्स को जो इंसेक्ट्स हैं एज अ होस्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, कि चाहे इन प्लांट्स के पास ये टॉक्सिक केमिकल्स हैं लेकिन इंसेक्ट फिर भी इन्हें एज अ होस्ट यूज कर लेते हैं। इनके पास इतनी एबिलिटी है, डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग है इनका। इंसेक्ट्स even utilize some of the toxic secondary plant substances as cue। तो इंसेक्ट्स अब इतने डोमिनेंट हो गए हैं कि जो सेकेंडरी प्लांट्स हैं, वेल डेवलप्ड प्लांट्स हैं, उनके जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको इशारे के तौर पर यूज करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर होस्ट प्लांट, तलाश करने के लिए अपना होस्ट प्लांट। तो ये तो काबिल तारीफ है। द वर्सेटाइल, इसके लिए सिनोनिम नीचे लिखा हुआ है अडॉप्टेड। जो अडॉप्टेड बिहेवियरल एंड मेटाबॉलिक पाथवेज हैं इंसेक्ट्स के,
हैव हेल्प देम इन सर्वाइवल। तो इन्होंने मदद की है, किसकी? इंसेक्ट्स की, मल्टीप्लिकेशन में एंड स्पेसिएशन में, तादाद बढ़ने में, और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज में। तो आज हमने फीचर्स कंप्लीट कर लिए कि जितने भी फीचर्स हैं, कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इंसेक्ट्स को इस नेचर में डोमिनेट करते हैं। तो ये तमाम फीचर्स जितने भी हमने पढ़े, ये तमाम इंसेक्ट्स में होते हैं, और यही फीचर्स इंसेक्ट्स को इस काबिल बनाते हैं, इस काबिल बनाते हैं कि वो ह्यूज नंबर में, और एनिमल किंगडम में सबसे बड़ी क्लास यही है। अगर हम वेटेज देखें तो 64 से 72% वेटेज की रेंज में ये पाए जाते हैं, और तमाम क्लासेस, फाइलम, ऑर्डर और कंप्लीट एनिमल किंगडम की को भी कंपेयर कर दें क्लास इंसेक्टा से, तो क्लास इंसेक्टा सबसे बड़ी है। तो तमाम फीचर्स हमने पढ़े, यही फीचर्स इंसेक्ट्स को इस काबिल बनाते हैं कि वो इस नेचर में डोमिनेट करें। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आज का टॉपिक हम क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफिज।